हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का विद्या कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। किसके लिए? पीजीटी और टीजीटी के लिए। कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में जो टॉपिक होने वाला है, हर स्टेट के पीजीटी टीजीटी एग्जाम में आपसे पूछेगा। क्या नाम है इसका? कंपनी के लेखे। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही मस्त टॉपिक इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन निकल के जरूर आता है। हम कंपनी लेखे ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे हम एक नोट्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी लेखे में आपके शेयर मिलेंगे और डिबेंचर मिलेंगे। कंपनी लेखे में इतना सब कुछ है, बहुत बराड है कंपनी लेखे। तो उन सबको पढ़ने से बेटर है हम क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट निकाल लें जो आपसे एग्जाम में पूछता है। बस हमको वही करना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना। फालतू की चीजें पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। कहां पे? कंपनी लेखे में। समझ में ना भाई? तो हम वो पॉइंट निकालेंगे नहीं, निकाल के लाया हूं भाई मैं एकदम से आपके लिए। एकदम से जो एकदम इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं निकाल के लेके आया हूं कि आपको क्या करना है, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। बस नोट डाउन करते हुए चलिएगा एक एक पॉइंट। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं वन लाइनर में एक एक पॉइंट को लिखूंगा। बस आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे साथ और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। यकीन मानिएगा कि आपके एग्जाम में बड़ा ही जबरदस्त वहां से क्वेश्चन मिलेगा और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का क्या टॉपिक है? टॉपिक है कॉमर्स में कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? एक्ट जो आपका क्या है 2013 है, 2013 है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? शेयर। शेयर को इशू करना भी सीखेंगे और मेरे भाई इसका रिडम्पशन भी सीखेंगे। रिडम्पशन भी सीखेंगे। क्यों सर, दोनों क्यों बता रहे हैं? इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं भाई, क्योंकि दोनों से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम दोनों को सीखेंगे। ठीक है, और यकीन मानिए शेयर से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर उसको करके आएंगे और सही करके आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। क्या? शेयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। कुछ मेरे भाई हिंदी वाले भी हैं, कुछ इंग्लिश वाले भी हैं, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। शेयर अंश क्या होता है? कंपनी एक्ट 2013 की धारा 284 कहां पर, कहां बात किया गया है? धारा के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। कौन सी धारा कह रहा है कि भाई कंपनी एक्ट 2013 की धारा 284 में बताया गया है शेयर से आशय वह है कि जो एक अंश पूंजी का भाग होता है। क्या होता है? एक अंश जो आपके कैपिटल होता है, उस कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा? आपका अंश कहलाएगा। और अंश में स्कंध को भी शामिल किया जाता है, स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। अरे वो वाला गुड्स वाला स्टॉक नहीं मेरे भाई, नहीं। शेयर के कुछ स्टॉक्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। उसको भी कहां अंश में शामिल किया जाता है? किसके अकॉर्डिंग? धारा 284 के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई ना? धारा 84 क्या कहता है कि शेयर से आशय यह है कि जो अंश पूंजी का एक छोटा सा भाग है उससे क्या बोलेंगे हम? अंश बोलेंगे। नोट डाउन करोगे भाई? जी सर, कर लेते ना नोट डाउन। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 आ जाओ, शुरू करते हैं। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? अंश पूंजी से आशय, अंश पूंजी से आशय है कि जो किसका? पूंजी का, पूंजी का
एक भाग होता है, पूंजी का एक भाग होता है जिसमें किसको, स्कंद को भी शामिल किया जाता है, स्कंद को भी शामिल किया जाता है ना। मैंने स्कंद लिखा क्यों मेरे भाई, क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्या शेयर में स्कंद को शामिल करते हैं। तो आप तो स्टॉक को जानते हुए फिरेंगे ना कि सर ये तो स्टॉक की बात कर रहा है, स्टॉक कैसे शेयर में आ जाएगा, शेयर तो एक प्रतिभूति है, प्रतिभूति में स्टॉक कहां से आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शेयर के कुछ बल्क होते हैं, कुछ इकट्ठा किया होता है, तो उस कैटेगरी को भी हम स्टॉक बोलते हैं। बस नेक्स्ट क्लास में इसको हम सीखेंगे, बात समझे ना, स्टॉक क्या होता है, शेयर का स्टॉक क्या होता है। तो ये क्या था, एक छोटा सा डेफिनेशन कह लीजिए, सेक्शन 284 में क्या कहा गया है, अंश के बारे में बताया गया, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना मैं भाई, आगे चलें। हाँ सर आगे चलिए, लो भाई हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आ जाओ। अंश, हमने अंश का डेफिनेशन देख लिया। हाँ सर देख लिया, अंश का डेफिनेशन हमने देखा। अब अंश के प्रकार भी देख लो। क्या, अंश के प्रकार देख लो भाई। सर अंश के प्रकार कहां से आएंगे, आ जाओ। हमने कहा कि धारा, क्या, धारा 43 किसके अकॉर्डिंग, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम कौन सा, 2013। धारा 43 क्या कहता है, किसके बारे में बताता है, टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर, आ जाओ। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। दूसरा समता अंश, समता अंश। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। एक और अंश की बात करता है, वो स्वेट इक्विटी की बात करता है, स्वेट इक्विटी की बात करता है। स्वेट समता अंश, कौन सा, स्वेट समता अंश। उसको भी अभी हम देखते हैं क्या होता है, इसको हमने अलग लिख लिया है, अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। अभी हम पूर्वाधिकार अंशों पर चर्चा करने वाले हैं और समता अंशों की बात करने वाले हैं। क्लियर, चलो शुरुआत कहां से करते हैं हम, पूर्वाधिकार अंशों से करते हैं भाई। पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होते हैं जिसको समता अंशधारियों से पहले जो सुविधा मिली होती है, जैसे डिविडेंड, समापन पर इसका पेमेंट। तो इससे पहले जिस पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्या मिलता है, सुविधा मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। अब पूर्वाधिकार अंश में भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, कुछ इसके टाइप्स होते हैं, एक एक करके लिखते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। और फिर इसको मैं क्या करूंगा, नोट के थ्रू लिखाऊंगा भी। पहला पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश। दो लिख लेते हैं, इसके बाद समझाता हूं। इसके बाद क्या होता है, असंचयी, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी वह अंशधारी होते हैं जिनको डिविडेंड एरियर के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। समझ में नहीं आया ना, अच्छा बताता हूं क्या थे। 2025 की बात कर लें और 2024 की बात कर लें। 2024 में क्या हुआ, डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट कंपनी को हुआ ही नहीं।
मतलब कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि वह अपने अंशधारियों को डिविडेंड का भुगतान कर पाए। अच्छा जी, क्या हुआ फिर इसके बाद? तो कंपनी ने क्या किया कि भाई उस ईयर में 2024 में डिविडेंड का भुगतान नहीं किया, तो क्या अगले वर्ष करेगा? जी बिल्कुल करेगा, लेकिन सबको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सबको अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए नहीं करेगा। केवल एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा जिसको यह अधिकार प्राप्त होगा कि 2024 का जो डिविडेंड बकाया है, एरियर है, उसको 2025 में वो पा सके। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारियों क्या बोलते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी बोलते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई कि कौन से ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं जिनको बकाया डिविडेंड भी भुगतान किया जाता है। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी क्या बोलते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब दूसरा उसका संचयी का एक छोटा सा भाई कह सकते हैं क्या? असंचयी पूर्वाधिकार इसका जस्ट पूरा का पूरा उल्टा है। इसको डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन एरियर वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? साफ साफ लिखा हुआ है असंचयी, मतलब कि इसको करंट ईयर में अगर से डिविडेंड नहीं मिला तो उसको नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड नहीं मिलेगा। बात समझ में आएगी ना? तो दोनों क्लियर करते हुए चलिएगा। संचयी में डिविडेंड अगले साल भी मिल सकता है, पिछले साल का, और असंचयी में नहीं मिलेगा। भाई कुछ लोग कहेंगे सर आपने इंग्लिश नहीं लिखा, लिख देता हूं भाई। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हो गया ना भाई? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, दोनों समझ आए कि तीसरा देखते हैं। तीसरा ए लो लिख देता हूं मैं, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। चौथा इसी में लेता हूं अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। दो इसको भी समझाऊंगा भाई, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या है मेरे भाई? इसका अर्थ क्या होता है? कौन से ऐसे शेयर होते हैं जिनका परिवर्तन किसी अन्य प्रतिभूति में किया जा सकता है? जी बिल्कुल, समता को तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। समता जो शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, उसको प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पूर्वाधिकार को भी नहीं कर सकते हैं सब जितने भी शेयर होते हैं। लेकिन अगर उसको लिख दिया गया है कि यह शेयर कौन सा शेयर है, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है, तो उसका कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? समता अंश में। बात समझे ना? कि अब यहां से एक पॉइंट बन सकता है इसका, अगर होल ऑफ ओवरऑल देखेंगे तो क्या बनेगा कि हाँ सर, पूर्वाधिकार अंश को समता अंश में परिवर्तन किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सभी का नहीं किया जा सकता। अगर स्पेशल नाम दे दिया गया है कि संचयी पूर्वाधिकार को क्या परिवर्तन कर सकते हैं समता में, तो नहीं, आंसर क्या होगा? नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं कहते क्या पूर्वाधिकार अंश को समता में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आंसर होगा यस। बात समझे? एक निश्चित शर्त के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग पूर्वाधिकार अंश को समता अंश में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका अंग्रेजी लिख लो, कन्वर्टिबल, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टिबल। क्लियर? दोनों समझ में आना का भाई? अब अपरिवर्तनीय साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जो समता अंश में परिवर्तित नहीं होंगे उसे क्या बोलेंगे? अपरिवर्तनीय बोलेंगे। बात समझेंगे ना भाई? क्लियर? ये क्या था आपका? पूर्वाधिकार के 4 प्रकार हुए। आ जाओ 2 और सीखते हैं। क्या है?
क्या है भाई? दो में आ जाओ, देखते हैं दो क्या है। पांचवा देख लो, क्या कह रहा है कि भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। दूसरा छठवां देख लो, अभागयुक्त यार ये चल क्यों नहीं रहा भाई? अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग लिख दूं क्या? जी सर लिख दीजिए। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब ये क्या होता है? परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय की तरह दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे पार्टिसिपेट की बात किसकी कर रहा है? क्या प्रबंधन में या फिर और कहीं? नहीं। ऐसे पूर्वाधिकारंश, कौन से पूर्वाधिकारंश मेरे भाई? ऐसे पूर्वाधिकारंश जिनका प्रॉफिट में भाग पाने का अधिकार हो। मतलब समझ में नहीं आया? क्या होता है कि इनको तो डिविडेंड दे दिया गया, किसको? सबको डिविडेंड दे दिया गया, प्रेफरेंस शेयर को दे दिया गया, और इवन इक्विटी शेयर होल्डर को भी क्या कर दिया गया? डिविडेंड पेमेंट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट बच गया। क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट बच गया। तो क्या ये संचयी, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, सबको क्या हम प्रॉफिट दे सकते हैं? प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के और शेयर होल्डर को दे दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। किसको मिलेगा? मिलेगा केवल भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी को। तो प्रॉफिट में भाग लेने की बात कर रहा है मेरे भाई, और किसी की बात नहीं कर रहा कि प्रबंध में भाग ले या फिर किसी ओकेजन में भाग ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां पर? प्रॉफिट की बात कर रहा है कि ये कहां पर भाग ले सकता है? प्रॉफिट में शेयर पा सकता है। कब? जब सभी लाभांशों का भुगतान करने के बाद कंपनी के पास कुछ और प्रॉफिट बच जाए, तो उसमें किसको किसको दिया जाए? तो उसमें एक नाम किसका आएगा? भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी का नाम यहां पर आएगा। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गया। दूसरा देखो, अभागयुक्त क्या होता है? अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी, इसको तो क्या मिलेगा? लाभांश तो मिलेगा ही, लाभांश सबको मिलेगा। लेकिन अगर से अंत में प्रॉफिट बच जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा। केवल किसको मिलेगा? भागयुक्त को मिलेगा, ना कि अभागयुक्त को। बात समझ में आ गई ना? आ जाओ एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोध्य और अशोध्य। शोध लिख लें? जी सर शोध लिख लो। शोध पूर्वाधिकार अंशधारी, पूर्वाधिकार अंश, शोध पूर्वाधिकार अंश। रिडीमेबल, इसको लिख लो इंग्लिश में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होता है? आ जाओ, इसको बड़े इत्मीनान से सुनिएगा और कॉपी पेन निकाल के इसको लिखते भी रहिएगा। क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे पूर्वाधिकारंश होते हैं जिनका भुगतान क्या करना है? हमने आपसे पैसा लिया था, हमको आपको पैसा देना है, तो भुगतान करना पड़ेगा ना। सेम कंडीशन, जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों का भुगतान कंपनी के समापन के पहले कर दिया जाता है, वह पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाता है? शोध पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। मैंने अशोध नहीं लिखा इसलिए क्योंकि अशोध का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। इंडिया में
अशोध पूर्वाधिकार अंश को निर्गमित ही नहीं किया जाता, जारी ही नहीं किया जाता, कि इसको बंद ही कर दिया गया कि अशोध पूर्वाधिकार अंशधारी को जारी नहीं किया जाएगा। बात समझ आ गई ना? इसका लिमिटेशन है मेरे भाई, किसका? पूर्वाधिकार अंशधार, जो अंशधारी होते हैं उसके कुछ लिमिट्स होते हैं। कैसा लिमिट सर? कि मैंने कहा कि कंपनी के समापन पर, भाई क्या कंपनी पता है कि 50 साल बंद होगी, कि 2 साल बंद होगी, 5 साल बंद होगी? ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के समापन पर आज मैंने लिया 40 साल बाद हो सकता है कि मैं पैसा लेना चाहूं, तो ऐसा पॉसिबल है? कुछ ऐसा कुछ नहीं देखना है। मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना? 20 साल है मेरे भाई। 20 वर्ष से ज्यादा शोध पूर्वाधिकारंश नहीं निर्गमित किए जा सकते हैं। बात समझे ना भाई? तो पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, शोध पूर्वाधिकार अंश होते हैं, उनको भी मैक्सिमम एज कितनी होती है? उनकी मैक्सिमम एज, उनकी भी मैक्सिमम एज 20 साल है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा का भारत में अलाउ नहीं है। पूर्वाधिकार अंश समझ में आ गया? पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जो समता अंश से पहले उसको जितने अधिकार होते हैं वो मिलते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश होता है। और पूर्वाधिकार अंश के इतने टाइप्स हैं और सब टाइप्स को मैंने बखूबी एक एक करके समझाया है। क्लियर? लिखने का मन करेगा तो क्या करिएगा, वीडियो को पीछे करिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आ जाओ समता अंश पे चलते हैं। समता अंश तो कुछ है नहीं मेरे भाई, समता अंश नहीं कुछ है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इक्विटी बोलते हैं। इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया कि समता अंश वह अंश होता है जो पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद या कंपनी के समापन पर जो पेमेंट होता है सबसे लास्ट में मिलता है, इसी को समता अंशधारी कहते हैं, समता अंश कहते हैं। लेकिन एक नोट डाउन जरूर करिएगा कि क्या नोट डाउन करना है? आपसे पूछे कि कंपनी का एक्चुअल स्वामी कौन होता है? स्वामी तो दोनों होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। लेकिन वास्तविक स्वामी कौन कहलाता है? तो समता अंशधारी। समता अंशधारी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। है ना? जो पेपर का पैटर्न है ना आज के समय में, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से अंशधारी ऐसे हैं जो कंपनी के एक्चुअल यानी वास्तविक स्वामी कहलाते हैं, ऑनर कहलाते हैं। तो समता अंशधारी, ना कि पूर्व अंशधारी। ठीक है? एक और टॉपिक इसी में निकल के आता है। क्या सर? अभी आपने नाम लिया था ना? जी मैंने नाम लिया था। क्या नाम लिया था? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, इसको क्या बोलते हैं? स्वेट ही हिंदी में भी बोला जाता है। बात समझ आई? स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है भाई? स्वेट इक्विटी शेयर कुछ नहीं होता है, यह भी एक अंश का प्रकार होता है इक्विटी का, जो सेक्शन 288 में इसके बारे में कहा गया है। धारा 288 में इसके बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है? कहा गया है कि स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी के संचालकों या कंपनी के प्रेजेंट में जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं को दिया जाएगा, बाहर किसी को नहीं दिया जाएगा। या तो किसी प्रतिफल के बदले में या फिर कटौती के बदले में इसको दिया जाएगा और किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। बस स्वेट इक्विटी शेयर में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, लिख दूं क्या? जी सर लिख देते हैं, अच्छा होगा। आ जाओ नोट बना के लिख लो। नोट बनाए रहोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि नोट है ये, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो लिखाया जा रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छप जाना चाहिए आपके। और 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर
स्वैट समता अंश वर्तमान शब्द जोड़ दो, वर्तमान कर्मचारी व संचालकों को जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। किसके बदले में? जारी या तो प्रतिफल के बदले में, प्रतिफल के बदले में, या कटौती पर किया जाता है। इतना लिखने का केवल एक पर्पज है मेरे भाई, आपको बस इतना ध्यान रखना है यह किसको दिया जाता है। बाहरी व्यक्ति को इसको नहीं दिया जाता। किसको दिया जाता है? जो कंपनी में काम कर रहा होगा, या तो कर्मचारी होगा या फिर कौन होगा? संचालक होगा। ये लो, एक और टॉपिक यहां पर क्या हुआ? खत्म हुआ। एक मिनट भाई। लिख लिए? चलिए आगे चलते हैं। एक हेडिंग डालिएगा, क्या? इंपॉर्टेंट नोट्स। और एक एक करके हुए लिखते हुए चलिएगा। पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है? कंपनी लेके संबंध में पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है कि जो हमारे समता अंशधारी होते हैं और पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, उनमें लाभांश किसको सबसे पहले मिलता है? पहला लिख लो, समता अंशधारी को पूर्वाधिकार अंशधारी के बाद क्या किया जाता है? लाभांश का भुगतान किया जाता है। लाभांश का भुगतान किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट नोट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा हम यूं लिख सकते हैं कि जो लाभांश होता है वो पहले से डिसाइड होता है क्या, कि किसको कितना मिलेगा? जी हां, क्या होता है? डिसाइड होता है लाभांश दर पूर्वाधिकार अंशधारी को। लाभांश दर पूर्वाधिकार अंश पर पहले से निश्चित होता है। पहले से निश्चित होता है।
जबकि समता पर नहीं, समता अंशों पर होता नहीं होता है। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, लाभांश जो मिलेगा सबसे पहले किसको मिलेगा भाई? पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगा। और जो लाभांश का रेट होगा ना वो समता अंशधारी का पहले से फिक्स नहीं होता, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी का पहले से डिसाइड होता है कि पूर्वाधिकार अंशधारी को 10%। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब पूर्वाधिकार अंश लिखा होता कहीं उसके पहले परसेंटेज में कुछ लिखा होता 5%, 10%, वही क्या होता है? आपका रेट होता है किसका? लाभांश का। तो समझ में आएगा ना। अब आप पूर्वाधिकार अंश जब लिखा हुआ पाएंगे ना तो उसके आगे परसेंटेज लिखा होगा तो वही क्या होता है? लाभांश की दर होती है। इससे पहले से क्या होता है? निश्चित होता है कि पूर्वाधिकार अंशधारी को 10% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद जितना बचेगा किसको मिलेगा? समता अंशधारी पर। आ जाओ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है भाई? देख लें जी सर, देख लीजिए। तीसरा कह रहा है कि जो समता अंश होते हैं, समता अंश का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है। कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है। जबकि मतलब किसके बारे में बात करने वाले हैं? पूर्वाधिकार। जबकि किसका भाई? पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में ही क्या? जीवन काल में ही कर दिया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट नोट्स। समता अंशधारी का भुगतान कंपनी के समापन पर किया जाएगा और पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में ही, मतलब जब तक कंपनी चलेगा उसी के बीच में इसको क्या कर देना है? कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई? आ जाओ इसमें और लिखें जी सर, और लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कर रहा है। देखिएगा अगला चौथा लिखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? कह रहा कि ना जो अभी मैंने लिखा था अभी पिछले पेज पर कुछ देर पहले मैंने लिखा था ना कि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। तो ये आप इसको स्टॉप बना लीजिएगा कि कंपनी के वास्तविक स्वामी किसको कहा जाता है? कंपनी के वास्तविक स्वामी की बात करेगा तो किसको बोला जाएगा? समता अंशधारी को। एक और आ जाओ इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? लिख लो भाई। 5वां पॉइंट क्या है? क्या समता अंशों को परिवर्तित किया जा सकता है? मैं पहले ही बता चुका हूं, नहीं। लेकिन पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित शर्तों के तहत समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। यूपी के आपके पीजीटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पूर्वाधिकार अंश को क्या समता में परिवर्तित किया जा सकता है? जी, लेकिन समता अंश को पूर्वाधिकार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं ही बता देता हूं। क्या डिबेंचर को, ऋण पत्र को शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ कंडीशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग डिबेंचर को भी क्या करेंगे हम?
अंशों में परिवर्तित कर देंगे। उसको हम अगले क्लास में देखेंगे कि डिबेंचर का क्या प्रोसेस है, कि उसको कैसे समतांशों में परिवर्तित किया जाता है। कितनी बात समझ आई? तो ये 5 टॉपिक, इसको लिख दो, 5 लिख दो मैं, क्या? समता अंशों को, समता अंशों को पूर्वाधिकार या ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंशों में या ऋण पत्रों में, ऋण पत्र को आप समझ लीजिएगा, अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन 6वां पॉइंट लिख लो, पूर्वाधिकार अंशों को कहां पर? पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में, समता अंशों में एक निश्चित मानक के तहत, मानक जो बनाया गया होगा ना, मानक के तहत परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया? परिवर्तित किया जा सकता है। हो गया? एक और मैं ही लिख दूं, लास्ट लिख देता हूं, कौन सा? 7वां पॉइंट। क्या दिख रहा है भाई इधर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहां देखो, जो समता अंशधारी होते हैं, और मैं ही शॉर्ट में लिख देता हूं पूर्वाधिकार अंशधारी, ये दोनों किसकी बात कर रहा हूं मैं? अंशधारियों की बात कर रहा हूं, अंशधारियों की बात कर रहा हूं। पूर्वाधिकार जो अंशधारी होते हैं वह कंपनी के प्रबंध और संचालन में भाग नहीं ले सकते। क्लियर? लेकिन समता अंशधारी भाग इसलिए ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो वास्तविक स्वामी होते हैं, इसीलिए कंपनी के संचालन में और कंपनी के प्रबंध में समता अंशधारी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी पार्टिसिपेट नहीं करते। आपके माइंड में यह आ सकता है कि सर किसी कंपनी के तो हजारों शेयर होल्डर होते हैं, क्या सब भाग लेते हैं? नहीं, उसमें से कई लोगों को, कई शेयर होल्डर को मिलाकर एक संचालक की नियुक्ति की जाती है कि इतने शेयर होल्डरों पर एक संचालक नियुक्त होगा, वो कहां पर जाके उनके बिहाफ पर मीटिंग में, प्रबंध में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। सब नहीं आएंगे भाई, जितने आपके शेयर होल्डर हजारों लाखों होते हैं किसी कंपनी के, तो सब प्रबंध में या फिर मैनेजमेंट में या फिर कहीं संचालन करने में वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात समझ गया ना? तो ये क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये पार्टिसिपेट करता है कहां पर? प्रबंधन में एवं कहां पर? संचालन में, प्रबंधन में एवं संचालन में। नोट डाउन कर लो भाई, आगे बढ़ते हैं। पानी पी लें थोड़ा सा। आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़िए, आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। हम लोगों ने शेयर के टाइप्स सीख लिए, हम लोगों ने क्या सीख लिया? शेयर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लिए। आ जाओ, अब हम किसकी बात करते हैं? अंश पूंजी की बात करते हैं, अंश पूंजी की बात करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। इसी शेयर कैपिटल का एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। अभी मैंने बताया था ना, शेयर कैपिटल का छोटा सा भाग कोई जो क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। क्लियर ना भाई?
चलिए सर आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि अंश पूंजी क्या होता है, मैंने बताया ना, अंश पूंजी जो आपके व्यवसाय में पूंजी लगी होती है, ओवरऑल पूंजी कैपिटल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंश पूंजी कहलाते हैं। अंश पूंजी के भी कुछ सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहला आपका आ गया अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी, क्या इसको अधिकृत पूंजी भी सिर्फ कहते हैं? नहीं सर, इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको पंजीकृत पूंजी भी बोलते हैं, पंजीकृत पूंजी। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड पूंजी भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। इसको एक और पूंजी के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है भाई, कुछ थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, छोड़ो जाने दो। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं? एथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एथोराइज्ड कैपिटल। और मजे की बात जानते हो क्या है? मजे की बात ये ना भाई कि इसका जो एक्ट कौन सा, कंपनी एक्ट 13/2013 का सेक्शन कौन सा कहता है? सेक्शन कहता है कि 2(8) में इसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? देख लो, इसको भी क्या बताया गया है। पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी या फिर अधिकृत पूंजी वह पूंजी होता है किसका? कंपनी का, जिस पूंजी से किसी कंपनी का स्टार्टअप होता है, जितनी पूंजी से, ओवरऑल पूंजी से, जिस पूंजी को कंपनी के सीमानियम में शामिल किया गया है, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है आरओसी में, वही पूंजी क्या कहलाती है? अधिकृत पूंजी कहलाती है। बात समझे ना? कुल मिला जुला के अधिकृत पूंजी का आशय ऐसी पूंजी से है जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसका उल्लेख कंपनी के सीमानियम में किया गया है। सीमानियम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। सीमानियम में किया गया है वह पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी कहलाती है। क्लियर? आ जाओ दूसरा देखें। जी सर, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो किसकी बात कर रहा है? निर्गमित पूंजी की बात कर रहा है। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी लिख लो भाई, इसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। सर आपने एक चीज नहीं बताया। क्या भाई? आपने सर इसका सेक्शन नहीं बताया। बता रहा हूं ना भाई, क्या है सेक्शन इसका? इसका सेक्शन है 250। क्या है? 250 है। एक्ट कौन सा है? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 250। ये क्या होता है सर? यह भाई यह पूंजी होती है जो अधिकृत पूंजी का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसको जनता से मांगने के लिए निर्गमित की जाती है। किसके माध्यम से? शेयर के माध्यम से। बात समझे ना? तो निर्गमित पूंजी का आशय उस पूंजी से है जो एक अधिकृत पूंजी का छोटा सा पार्ट होता है, या आधा कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जितना भी जनता से मांगने के लिए निर्गमित किया गया होगा वह पूंजी क्या कहलाती है? कहलाती क्या है? निर्गमित पूंजी या फिर इशूड कैपिटल कहलाता है। उम्मीद है कि निर्गमित पूंजी भी समझ में आई होगी।